सुप्रभात बच्चों। तो सर्वप्रथम आप लोग अपना अपना अटेंडेंस जो है जो शो कर दीजिए और आज के इस कक्षा में जो विगत कई दिनों से व्याकरण की पढ़ाई चल रही है, आज भी व्याकरण से ही संबंधित कुछ जानकारियाँ आपको दी जाएगी। लेकिन आज के बाद पुनः व्याकरण को कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को जानकारी मिल ही गई होगी कि आप लोगों का टेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है 2 जुलाई से। तो 2 जुलाई में कोई बहुत ज़्यादा वक्त है नहीं, तो इस बीच में आपको जो पुस्तक पढ़ाया उसकी तो कई बार मैं पुनरावृत्ति भी किया, लेकिन चूँकि ज़्यादा दिन हो गया इसलिए पुनः चाहता हूँ कि रिसेंट में उसके विषय में कुछ पाठ उठ के बारे में मैं बतला दूँ। 1 से 5 पाठ तक से ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होंगे। आप पाठ 5 तक किताब को अच्छी तरह से पूरी गहराई और निष्ठा के साथ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभ्यास के प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। प्रश्न आपके बुक से ही होगा, लेकिन जो लड़का थ्रोली कहानियाँ या कविताएं पढ़े होंगे वही व्यक्ति उस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो आज मैं कोई दूसरा व्याकरण का कोई दूसरा प्रकरण लेकर के आता, लेकिन मैंने अपना इरादा बदल लिया। मुझे भी जानकारी हुई कि आज कल से फिर बच्चों की परीक्षा होने वाली है, तो अब परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों की तैयारी करानी है। व्याकरण में जहाँ तक व्याकरण का सवाल है, आपको मैंने समास पढ़ाया है। समास तो रिसेंट में पढ़े हैं आप। समास के अलावा मैंने आपको पूर्व में बहुत सी जानकारियाँ दी है। संधि विच्छेद पढ़ाया है, पुरुष पढ़ाया है, वचन पढ़ाया है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया सब पढ़ाए हैं। जो भी चीज़ मैंने आपको पढ़ा दिया हूँ उसको ज़रा ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। और विशेष क्या कहूँ, तो आइए मैंने जो आपको कल समास के बारे में, समास से संबंधित कुछ बातों की जानकारी दी। समास तो पूरा हो चुका है। मैं अपनी भी परिभाषा, सरल से सरल परिभाषा भी दिया। पुस्तक की भी परिभाषा मैंने आपको दिया। तो आज समास पहचानिए, और मैं समासिक शब्द बोलता हूँ या कौन सा समास है, इसका विग्रह
कैसे किया जाएगा, इसकी सही पहचान कैसे होगी, तो ये सब आज के डेट में मैं आपसे यही अपेक्षा करूँगा। आप बोल सकते हैं राजकन्या कौन सा समास है? राजकन्या, राजकन्या एक समास है, लेकिन वो कौन सा समास है? तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम समासिक शब्दों का विग्रह करने का कोशिश करेंगे। समासिक शब्दों को विग्रह करने का कोशिश करेंगे, उससे आपको सही समास की पहचान हो जाएगी। तो राजकन्या का मतलब हुआ राजा की कन्या। राज क्या मीन्स राजा, और कन्या मतलब कन्या। राजा की कन्या, कन्या मतलब बेटी, तनुजा, सुता, ये सब होता है बेटी का पर्यायवाची। तो जहाँ राजा की कन्या इसके अर्थ आ रहे हैं, तो बीच में की लग गया, इसलिए यह तत्पुरुष समास हो गया। ऐसे भी इसके अंतिम पद ही प्रधान है। कन्या किसकी, प्रश्न पूछ करके जरा देखिए, ये कन्या किसकी, तो आपको जवाब मिलेगा राजा की। तो इसमें प्रधान है अंतिम पद, इसीलिए यह हो गया तत्पुरुष समास। ये हो गया तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष में भी कल मैं आपको बताया था, कर्ता तत्पुरुष की कर्म तत्पुरुष की कर्म तत्पुरुष कि संप्रदान तत्पुरुष, कौन तत्पुरुष है? तो जब विग्रह कीजिएगा तो राजा की कन्या होगा। का की के संबंध कारक होता है, इसीलिए संबंध कारक तत्पुरुष हो गया। हर फन मौला, देखिए हर फन मौला कौन समास है? हर फन मौला, इसको शब्द को अलग अलग कीजिए। हर फन का मतलब होता है हुनर, कला। तो हर कला में मौला, मतलब यहाँ मौला का मतलब वो मौला नहीं, मौला से तात्पर्य है जानकार। मौला कहा जाता है खास करके मुस्लिम संप्रदायों में। मौला उसी को कहा जाता है जिसे बहुत जानकारी होती है, जिसे बहुत जानकारी होती है। तो यहाँ पर मौला का तात्पर्य है जानकारी। तो हर फन मौला, हर फन मौला का मतलब हो गया, देखिए मैं बताता हूँ।
आपसे अगर यह कोई पूछ दे कि हरफन मौला कौन समास है, तो आप क्या बताइएगा? अलग अलग कीजिए। हरफन मौला, हर मतलब हर मतलब होता है सभी, हर काम, सभी काम। हर माने सभी, फन माने हुनर, हुनर, हुनर माने कला, और यहाँ हो गया जानकार। तो जो व्यक्ति हर हुनर में हर हुनर का जानकारी रखता है उसको हरफन मौला कहते हैं। ठीक है, तो हरफन में मौला में लगाइएगा तब ना समास समझ में आएगा। हरफन में मौला, सभी हुनर में जो व्यक्ति सभी हुनरों में जानकारी रखता हो उसे हरफन मौला कहते हैं। में आ गया इसलिए तत्पुरुष समास हो गया, है ना। विद्या प्रवीण, विद्या प्रवीण, विद्या प्रवीण क्या हो जाएगा? विद्या में प्रवीण मतलब पारंगत। जो व्यक्ति विद्या में बिल्कुल पारंगत हो गया उसे विद्या प्रवीण कहते हैं। तो हरफन मौला, विद्या प्रवीण, ये सब समास तत्पुरुष समास हो गया। और अधिकरण तत्पुरुष हुआ क्योंकि अधिकरण कारक में पड़ आता है। अब जैसे आशातीत, अतीत, आशा को अतीत, आशातीत, अतीत माने जानते हैं? लांघ कर गया हुआ। अतीत का मतलब एक और होता है प्राचीन काल की बात, बहुत पुराने बात को अतीत कहते हैं। माने भूत में चले जाओ, भूत को अतीत कहते हैं। तो आशा को अतीत, आशातीत, गृहागत, गृह को आगत, गृहागत, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, काम चोर, काम से जी चुराना, ये सारा का सारा तत्पुरुष समास कहलाता है। द्विगु के बारे में तो मैं बता दिया था कि इसके पूर्व पद संख्यावाची होगा,
समझ गए कि नहीं? और उत्तर पद इसका प्रधान होगा। जैसे आइए चार मीनार, चार मीनारों का समाहार, चार शब्द संख्या का बोध कराता है। पंचामृत, पांच अमृतों का समाहार, पांच अमृतों का समाहार, पंचामृत, पांच का बोध कराता है। ठीक है? सप्तर्षि, सप्तर्षि, सप्त प्लस ऋषि, सात ऋषियों के नाम को सप्तर्षि कहते हैं। समझे कि नहीं? जहाँ सात ऋषियों का संगम हो, सप्त ऋषि। अष्ट धातु, आठ धातुओं को मिलाकर जो कोई एक नया धातु बनाया जाता है, मिश्र धातु कहिए उसको, उसको अष्ट धातु कहते हैं। तो नवग्रह, नौ ग्रहों का समाहार, नवग्रह। एकन्नी दुअन्नी, समझे कि नहीं? द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पंचवेदी, ये सब जो है आपका द्विगु समास से संबंधित। बहुव्रीहि के बारे में जानते ही हैं कि अपने मूल अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ को ग्रहण करता है। जैसे बहुव्रीहि का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। एक पीतांबर से कर्मधारय का भी बोध होता है और एक पीतांबर से बहुव्रीहि का भी बोध होता है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि इस पीतांबर का विश्लेषण आप कैसे कीजिएगा। पीत है जो अंबर, अर्थात पीला है जो वस्त्र, तो है जो कर्मधारय हो गया। एक होता है पीतांबर का मतलब पीत है अंबर जिसका वह, पीत है अंबर जिसका वह कौन। तो पीत है अंबर कहा जाता है विष्णु को,
तो यहाँ पीताम्बर से विष्णु का बोध होता है, इसीलिए यहाँ ये हो गया बहुव्रीहि। जैसे 10 आनन, 10 हैं आनन जिसके, आनन माने मूढ़ी। तो 10 आनन किसके थे? रावण के थे। तो 10 आनन से रावण का बोध होता है। तो अपना मूल अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण किया, इसलिए यहाँ हो गया 10 आनन बहुव्रीहि समास। लेकिन जब आप लिखिएगा कि 10 आनन, 10 है आनन जिसके नहीं लिखिएगा, आप लिखिएगा 10 आनन, तो यहाँ पर हो जाएगा द्विगु। तो उसका विग्रह करने का ही मोल है, आप जैसा विग्रह कीजिए वैसा समास हो। उसके बाद द्वंद्व है और कर्मधारय भी है जो कर्मधारय। कर्मधारय जैसे इसका कभी पहला पद विशेष से हो जाता है, कभी दूसरा पद विशेष से होता है, कभी दोनों पद विशेष से होते हैं। जैसे नील गाय, तो गाय हो गया विशेष्य, नील हो गया विशेषण। नील गाय का मतलब नीला गाय, नीला है जो गाय है जो लग गया, इसलिए कर्मधारय हो गया नीलगाय। नीलगाय क्या हो गया? कर्मधारय। उसी प्रकार आपसे कह दें महात्मा, महान है जो आत्मा, कर्मधार, ये कर्मधारय समास हुआ। दुरात्मा, दुस्थित है जो आत्मा, बुरा है जो आत्मा, दुरात्मा, ये भी कर्मधारय समास हो गया। विद्या रत्न, विद्या रत्न, विद्या है जो रत्न, जो रत्न, विद्या रूपी रत्न, विद्या रत्न हुआ और ये कर्मधारय हुआ। मुख चंद्र, मुख जो चंद्रमा के समान है, मुख चंद्र, ये भी आपका कर्मधारय हुआ। द्वंद्व हो गया लोटा डोरी, दाल भात, सुबह शाम, भाई बहन, सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, दोनों पद प्रधान होता है। और अव्ययी भाव जो होता है ना, उसका पहला पद अव्यय होता है। तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दिया। 3 दिनों से मैं इस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस चैप्टर को भली भांति समझ गए होइएगा। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। और आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, प्रसन्न रहें, यही मेरी कामना है।
धन्यवाद।